कल हमने कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स भी कर लिए थे, पर आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। देखिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही सेम चीज़ है। आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वेरियस फॉर्म्स देखेंगे और एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे। तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हुई है पिंक से, वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। जैसे कि मैंने कल आपको बता दिया था, अगर आप अपना बेयर एक्ट उठाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन उसमें बहुत सिंपल ढंग से जो लिखी है वो ये लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H, बेयर एक्ट के 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन डिफाइन है। उसमें वो कहता है एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली चीज़ हमारे पास एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा चीज़ वो लॉ के व्यू में आना चाहिए, तीसरा वो एनफोर्स्ड बाय लॉ होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्स्ड हुआ है उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने कल आपको पूरी, इससे पहली जो वीडियो आई थी उसमें सब कुछ बता दिया था। आज मैं बताऊंगी कॉन्ट्रैक्ट्स के कितने प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो तीन हम बेसिक चीज़ में इसको ड्राइव करेंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, मतलब कि किस तरह से बन सकता है, मतलब बनने की प्रक्रिया के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। तीसरी चीज़ जो है वो है एनफोर्समेंट, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे आप एनफोर्स करोगे, मतलब कैसे लागू करके। तो कॉन्ट्रैक्ट के लागू होने के प्रकार, तो कॉन्ट्रैक्ट को आप 3 प्रकार में डिफाइन करेंगे। पहला उसके बनने की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एनफोर्समेंट। कॉन्ट्रैक्ट के बनने के प्रकार से कैसे वो उसके परफॉर्मेंस होता है कि कैसे वो कार्य करेगा, तीसरा एनफोर्समेंट मतलब लागू होने के प्रकार से। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है, आप कैसे कहोगे कि कॉन्ट्रैक्ट बना है। पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस मतलब जिसमें जो चीज़ें बोली और लिखी गई हैं। कोई अगर ए बोले कि मुझे अपनी बाइक बी को बेचनी है, ए बोल रहा है कि मुझे अपनी बाइक बी को बेचनी है, और ए क्या कर रहा है, उसको प्रपोजल दे रहा है, वो उसको एक रिटन उसमें लिखे हुए दे रहा है कि मुझे अपनी बाइक आपको बेचनी, क्या आप लेंगे, मैं 10,000 रुपये में आपको अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ। तो वो बोल भी रहा है और रिटन, दोनों में से अगर कोई भी है तो उसे हम कहेंगे कि एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम बात करें इम्प्लाइड, अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें ना ही बोला जाता है ना ही लिखा जाता है। मतलब कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ना ये बोले जाएंगे ना ये लिखे जाएंगे, पर फिर भी हम इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मान लिया जाए आप एक रेलवे स्टेशन पे गए, आप क्या है, आप एक ट्रैवलर है, मतलब आप हल्द्वानी से दिल्ली को गए हैं। तो जब आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे एज अ पैसेंजर, वहां पे आपको एक कुली दिखा। उस कुली ने क्या किया, उसने आपका सामान बिना आपकी इजाजत के उठा लिया, और आपको भी लगा कि मैं रेलवे स्टेशन पे आया हूं, अब वहां पे सामान उठाने के लिए कौन होते हैं, कुली होते हैं। पर उस कुली ने आपको कुछ बोला नहीं कि मैं आपका सामान उठा लूं, उसने कुछ पूछा नहीं उसको। आप देखिए आपके पास बहुत ज्यादा सामान था, उसने आपका सामान उठाया और वो आगे को बढ़ गया, और आपको भी लगा कि ठीक है, रेलवे स्टेशन में तो ऐसे ही होता है। आपने भी उसको क्या दे दी, मंजूरी दे दी, आप भी उसके पीछे पीछे निकल गए, और आप दोनों ही गेट से बाहर, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के गेट से बाहर आए, तो ये एक तरह से एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ना आपने कुछ बोला ना दूसरे इंसान ने कुछ बोला, लेकिन आपके जो एक्ट होते हैं उससे आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए। तो कुली ने जैसे ही सामान उठाया, आपने मना भी नहीं किया उसको, मतलब आपने उसको एक सहमति दे दी। अब वो सहमति कैसी थी, वो इनडायरेक्ट सहमति थी, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आप बच चुके हैं, जो आपका सामान उठाया गया और आपका सामान किसी कुली के द्वारा उठाया गया, और अब आपको क्या करना है, आपको इस कुली को पैसा देना है। तो ये एक तरह से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ये ना ही ये बोलने की प्रक्रिया से होता है, ना ही ये रिटन होता है, ये एक्ट के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से आपके जो एक्ट होते हैं वही आपके इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल ये रेलवे स्टेशन वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज में अब हम जो आते हैं, इन सबको बैक कर लेते हैं। अब हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन से कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब जो दूसरी चीज है इसमें वो है बाय परफॉर्मेंस, मतलब कि परफॉर्मेंस से आप कैसे कहोगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे। अब परफॉर्मेंस मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, या तो वो परफॉर्मेंस, या तो वो एक तरह से परफॉर्मेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होता है। इसमें परफॉर्मेंस क्या होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है या फिर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो चुका। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका तो हम उसे कहेंगे वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट, आपने बीच में ही मना कर दिया, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, या फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा या फिर वो वॉइडेबल में चेंज हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे 2 टाइप का होता है, या तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट या फिर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट।
इनकम्प्लीट या फिर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अब तीसरा है एनफोर्समेंट, से लागू होने की प्रक्रिया से आप कैसे कहोगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट के लागू होने के प्रकार से हम उसे 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, या तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 चीजें आपको देखनी है। पहली चीज, उसकी एज जो होनी चाहिए, जो कि सेक्शन 10 में डिफाइंड है, एज जो होनी चाहिए वो मेजॉरिटी, वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, सेक्शन 12 कहता है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तीसरा, सेक्शन 13 कहता है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आप दोनों के बीच में, कौन कौन, ए प्रपोजल है, बी एक्सेप्टर है, इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, दोनों के बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस चीज के लिए आप प्रपोजल दे रहे हैं, या फिर आप जिस चीज के लिए आप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप किसी ड्रग्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, आप किसी के मर्डर के लिए, किसी के अबडक्शन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, वो सारा अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। वो सब क्या है? क्योंकि वो उनका ऑब्जेक्टिव ही गलत है। तीसरा, लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब अगर कोई इंसान आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो वो आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देता है, मतलब एक तरह से ये एक वादा होता है कि हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बाइक लूंगा। लेकिन वो वादा क्या, या तो वो आपको वचन देगा, दैट इज प्रॉमिस देगा, या फिर वो आपको पैसे देगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बाइक लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ। तो जो भी चीज़ वो आपके प्रपोजल, ये जो आपने प्रपोज, जो आपने मान लीजिए आपने बाइक को प्रपोज किया कि मुझे बाइक बेचनी है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, अब बी को उस बाइक के बदले कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, तो वो होगा कंसिडरेशन। अब लेकिन यहाँ पे बी ये नहीं कह सकता है कि मैं आपको ड्रग दे देता हूँ, या फिर मैं आपके लिए किसी का मर्डर कर देता हूँ, तो वो यहाँ ये नहीं बोल सकता। लॉफुल कंसिडरेशन में आपको या तो वो पैसा देगा, या फिर वो कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ देगा। मान लीजिए उसने कहा ठीक है तू अपनी बाइक मुझे दे दे, मैं अपनी बाइक तुम्हें दे देता हूं, तो ये भी एक तरह से लॉफुल कंसिडरेशन होगा। लेकिन यहाँ पे ड्रग्स, मर्डर, ये सारी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि ये एक अनलॉफुल कंसिडरेशन है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी, जो कि सेक्शन 10 जिसमें एज के बारे में दिया है, सेक्शन 12 जिसमें साउंड माइंड, सेक्शन 13 जिसमें फ्री कंसेंट, सेक्शन 23 और 24 में लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में दिया है। तो अब हमने पढ़ा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो कि आएगा आपका किसमें, ये एनफोर्समेंट, लागू करने के प्रकार से 3 हो सकते हैं, या तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, वो होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है, मतलब कि डेड हो चुका है। अब कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, अब वो कैसे एंड हो सकता है यार, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि वो एंड हो चुका है? 2 तरीके से। पहली चीज, या तो जिस इंसान के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसकी डेथ हो जाए, या तो जो इंसान, मान लीजिए ए ने प्रपोज किया था कि मैं अपनी बाइक तुम्हें बेचूंगा, किसको, बी को, अब या तो ए की डेथ हो जाए तो फिर भी वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड या एंड, या फिर डेड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बी की डेथ हो जाएगी। दोनों में से प्रपोजल या एक्सेप्टेंस, किसी भी इंसान की अगर या तो प्रॉमिसी या फिर प्रॉमिसर, इन दोनों में से किसी की भी अगर अननेचुरल डेथ हो जाए तो हम कहेंगे कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। बाय लॉ चेंज, अगर कल के दिन मान लिया जाए ए ने बोला कि भाई मैं भी तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा ठीक है बेच दो। कल के दिन गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ ले आई, उसने कहा कि आप 2 व्हीलर बेच ही नहीं सकते, 2 व्हीलर बेचने के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया, तो यहाँ पे भी वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ जो बोलेगा वो सुप्रीम होगा, इसलिए ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरा, अब हम लोग इसी में किसमें, एनफोर्समेंट के लिए 3 है, एनफोर्समेंट के लिए 3 चीजें दी, या तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर वॉइड, या फिर वॉइडेबल। अब हम तीसरा पढ़ेंगे वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब होता है या तो चीजें, मतलब वॉइडेबल का मतलब होता है मे और मे नॉट बी, मतलब मे और मे नॉट बी, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रूफ कर दिया कि नहीं भाई ये वॉइडेबल नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आप नहीं प्रूफ कर पाए तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल, इसमें भी आपको 5 चीजें ध्यान में देनी है। अगर कोर्जन से कोई चीज हुई है, जबरदस्ती कोई चीज हुई है, सेक्शन 15 के अंदर दे रखा है, अगर देखो ए और बी, यहाँ पे ए ने बोला कि मुझे अपनी बाइक, हम हर जगह एक एग्जांपल लेंगे कि ए ने बोला मुझे अपनी बाइक बी को बेचनी, बी ने बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेकिन बाद में फिर बी ने बोला कि भाई इसने मेरे से ज़बरदस्ती से ये बाइक खरीदवाई थी। अब यहाँ पे बी को प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे ज़बरदस्ती हुई थी, उसे प्रूफ देना पड़ेगा। अगर बी प्रूफ कर देगा तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, मतलब कि वो एक तरह से फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर बी प्रूफ नहीं कर पाया और ए ने प्रूफ कर दिया कि नहीं भाई ये मैंने कोई ज़बरदस्ती से नहीं किया था, बी ने खुद सहमति दी थी, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पहले वो वॉइडेबल वो इन 5 कैटेगरी में हो सकता है। इन 5 कैटेगरी को भी फिर आगे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जब आप प्रूफ करोगे,
आप प्रूफ दो ही ढंग से कर सकते हो, या तो आपके साथ ये पांच, अगर आपके साथ ये 5 चीजें हुई हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आपके साथ ये 5 चीजें नहीं हुई है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट सही ढंग से बना है, तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पहला कोर्जन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के, आपको किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी ने आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, आप वो बाइक लेना नहीं चाहते थे, लेकिन सी ने आके बोल दिया कि नहीं भाई वो बाइक तो बहुत ही अच्छी, तुझे ऐसी बाइक कभी मिलेगी नहीं, तो बी ने बोला, तो फिर बी ने बाइक ले ली, लेकिन फिर बी को बाद में पता चला कि नहीं भाई ये बाइक तो बेकार है, और उसने इल्जाम लगा दिया कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था। अगर बी प्रूफ कर देता है कोर्ट में कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, तो फिर ए को अपनी बाइक वापस लेनी पड़ेगी और वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और फिर बी को सारे पैसे मिल जाएंगे वापस। तो ये है। तीसरा फ्रॉड, इसमें आपको 5 चीजें ध्यान, क्या क्या, पहला कोर्जन सेक्शन 15 में डिफाइंड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड, अगर कोई चीज फ्रॉड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से बना है तो वो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपको लग रहा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, सेक्शन 18, तो भी वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अगर आपको लग रहा है कि बाय मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो भी वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो सेक्शन 20, 21 और 22, सॉरी 20, 21 हाँ, और 22 आपका मिस्टेक के बारे में बताते हैं। तो ये इन 3 चीजों की वजह से वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो इस क्लास में हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा है, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने देखी है कि अभी हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट के हमने टाइप्स पढ़े, और अभी हमने इतना ही पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप। इसमें मैंने आपको 3 टाइप्स पढ़ा है, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस और एनफोर्समेंट में। फॉर्मेशन एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, परफॉर्मेंस या तो वो कंप्लीट होगा या फिर वो इनकम्प्लीट होगा। एनफोर्समेंट, एनफोर्स मतलब लागू। अब या तो वो, देखो लागू का मतलब है या तो वो सही ढंग से लागू हुआ है, मतलब कि या तो वो वैलिडली लागू हुआ, या फिर वो वॉइड मतलब वो गलत ढंग से लागू हुआ, या फिर वो लागू या फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका, मतलब मे और मे नॉट वाले में। तो इस क्लास में हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम जाएंगे, वो होगा आपका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और उसके डिफरेंस काइंड्स और एलिमेंट, जो कि मैंने आगे नोट्स बनाए भी है। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस और एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस।